नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग की पे स्वागत है। आज हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर लेकर के आए हैं और यहाँ से जो है चैप्टर नंबर सेकंड से हमारा 8 से 9 नंबर का जो है काम डायरेक्टली आता है छोटे और बड़े क्वेश्चन में। इस चैप्टर के अंदर जो है हमें एक तो यही याद रखना है, इसी चैप्टर से जो है एक बड़ा जो है क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, और ये 100% आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है दो ही क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं, जो फाइनल में आप जो है गांठ मारने की बात है कि एक तो है अपना राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन और एक है अपना प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो हम इन्हीं को हम जो है कंप्लीट करेंगे, इसको दो भागों के अंदर करें क्योंकि बड़ा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसके दो पार्टों के अंदर इस चैप्टर को जो हम कंप्लीट करेंगे भी, ठीक है। चैप्टर का अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास है, संघीय कार्यपालिका या फिर जो है भारत में केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है। इस चैप्टर को इस नाम से हम जानते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर देखें तो यहां जो है हम मुख्य रूप से बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की और उसके मंत्री परिषद की, ठीक है। इसी के ऊपर जो है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है घूमता रहेगा। और यहां अगर देखें इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि भारत में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आवश्यक शर्तों व योग्यताओं का क्या करना है, हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के पद का वर्णन, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति से कुल आर्टिकल पूछे तो कितना है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक जो है किसका वर्णन है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है सब क्या क्वेश्चन में क्या बताना है कि भारत में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए उसके कौन कौन सी जो है शर्तें हैं, कौन कौन सी योग्यताओं का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय संघ के समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। यहां कहने का मतलब है कि जो भारत की जो संवैधानिक पावर है वो सारी की सारी किसके पास है, वो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अधीन जो है क्या किया गया है, भारतीय राज्य संगठन के जो है राष्ट्रपति के पद का जो है वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है भाई, हमारे राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, ठीक है। वह राज्य का जो है अध्यक्ष होता है भाई, अपने देश का जो है संवैधानिक मुखिया, देश का संवैधानिक मुखिया कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा भाई, ठीक है। और साथ में अगर पूछे अपने देश का जो है नाम मात्र का शासक, नाम मात्र का शासक, तो वो भी कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। भारत का संवैधानिक मुखिया पूछे तो भी राष्ट्रपति, नाम मात्र का शासक पूछे तो भी राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम व्यक्ति पूछे, प्रथम व्यक्ति पूछे तब भी कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या है कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। भारत का शासन जो है उसी के नाम पर चलता है, तो सारा का सारा जो शासन है देश का वो किसके नाम पर चलता है, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो योग्यताओं को भी हमने दो चरण में बांटा है। एक है हमारे पास साधारण योग्यताएं
और एक है हमारे पास विशेष योग्यताएं। ठीक है, तो अगर हम साधारण योग्यता की बात करें, साधारण योग्यता क्या है हमारे पास है, एक तो है भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई अगर भारत में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। भाई किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है। तो पहली योग्यता तो साधारण सी यही होगी कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। सेकंड, पागल नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही क्या लड़ सकता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और साथ में जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या है, बैंक करप्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, बैंक करप्ट व्यक्ति है साथ में, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तीसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है, जहां से जैसे कोई जॉब लग रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है, या जो है अच्छे बड़े खासे पद पर जो है बैठा है, ठीक है, जहां से उसको अर्निंग हो रही है। ठीक है, आप सीधा सा समझ लीजिए भाई सरकारी नौकरी, ठीक है, नौकरशाह, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नौकरशाह है, उसको उस किसी पद पर विराजमान है और उस पद से क्या हो रहा है, कुछ इनकम अर्न हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। क्या इसका मतलब सभी कर्मचारियों के लिए फिर तो ये बाध्यता होगी? इसका मतलब कोई कर्मचारी बन गया, कोई नौकरशाह बन गया, कोई अच्छे पद पर बैठ गया, वो तो फिर चुनाव लड़ ही नहीं सकता? ऐसा भी नहीं है। तो यहां फिर एक प्रोविजन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पद पर है तो पद से क्या दे दे, इस्तीफा दे दे भाई। ठीक है, क्या दे दे, इस्तीफा दे दे, नौकरी छोड़ दे। ठीक है, तो नौकरी छूटेगी तो लाभ का पद भी समाप्त हो गया। लाभ का पद समाप्त हो गया तो इसका मतलब भाई कोई भी नौकरशाह है वो रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, या फिर जो है पद से त्याग पत्र दे करके क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है भारत के राष्ट्रपति का। तो इसका मतलब ये है। तो साधारण योग्यता कितनी हमारे पास, मुख्य रूप से 3 है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और साथ में जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है तो उसे चुनाव लड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपना पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कुछ विशिष्ट योग्यताएं। विशिष्ट योग्यताएं क्या है, सबसे पहले आयु। ठीक है, तो उसकी आयु कितनी होगी राष्ट्रपति बनने के लिए, आयु होगी 35 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, अधिक तो है पर अधिकतम कितनी हो, अधिकतम का हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अधिकतम जितनी भी हो, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 साल जो जितना भी जो है व्यक्ति जी सकता है, उतनी कितनी भी आयु हो, अधिकतम का कोई वर्णन भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। परंतु मिनिमम एज जो है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होगी, 35 वर्ष की होगी। ठीक है, इसके बाद है वह संसद का सदस्य बनने के लिए जो है आवश्यक योग्यताएं रखता हो। संसद का जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तीसरा है निर्वाचक मंडल। अब यहां समझो बेटा, निर्वाचक मंडल आगे चलने से पहले ये देखते हैं। निर्वाचक मंडल में जो है, जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें जो निर्वाचक मंडल है उसके अंदर कौन कौन जो है शामिल होता है। तो यहां हमें समझना है कि एक तो आ जाएगा इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य, और साथ में आ जाएंगे अपने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं
के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, अगर हम राज्यों वाले की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई, विधायक बोलते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विधायक। और प्रत्येक राज्य की क्या है, अपनी विधानसभा है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे पुदुचेरी है, दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, पर इनकी अपनी खुद की विधानसभा भी है। ठीक है, और अब हो गया अपना जम्मू कश्मीर तीसरा, तो वहां पर भी क्या है, अपनी खुद की जो है क्या है, विधान सभा है। तो इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और साथ में जो है संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके चुनाव में भाग कौन नहीं लेते, तो भाग नहीं लेने वाले कौन है, संसद के मनोनीत सदस्य व विधानसभा के मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य। ये जो है क्या निकले करते भाई, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते। ठीक है, ऊपर वाले क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, इसलिए जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आता है कि निर्वाचक मंडल के क्या होंगे, 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम जो है क्या होगा, अनुमोदित होगा। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको इस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनमें से 50 सदस्य तो क्या करेंगे, उसके नाम का अनुमोदन करेंगे, और 50 ही सदस्य क्या करेंगे, उसके नाम को क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति को भारत में राष्ट्रपति बनना है तो इस निर्वाचक मंडल के जो है 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कितने का, 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, जिसमें से 50 सदस्य इसके नाम का क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे, और 50 सदस्य इसके नाम का क्या करेंगे, वो इसके नाम को क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट योग्यता है 15,000 की क्या करना पड़ेगी, जमानत राशि जमा करवानी पड़ेगी। अगर ये राशि क्या है, चुनाव आयोग को जमा करवानी होती है भाई, चुनाव आयोग को। अगर निर्धारित जो वोट है उससे अगर निर्धारित मतलब 6%, कुल वोट के अगर 6% से भी इनके कम वोट आते हैं तो इनकी जो 15% की जो जमानत राशि है वो चुनाव आयोग क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा, मतलब वापस नहीं मिलेगी। और इस आंकड़े को प्लस कर गए तो यह 15,000 की जो राशि है चुनाव होने के बाद इनको वापस मिल जाती। ये तो कोई खास इतनी बड़ी योग्यता है नहीं, मतलब कोई बड़ा काम है नहीं कि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके पास 15,000 रुपए ना हो। तो विशेष योग्यताओं में हमें क्या याद रखना है कि पहली, राष्ट्रपति बनने के लिए जो हमारे पास एज होगी वो कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। दूसरी जो योग्यता होगी वो क्या हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी जो है, जो निर्वाचक मंडल होगा राष्ट्रपति का, उसके 50 सदस्यों के द्वारा उसका नाम क्या होगा, अनुमोदित होगा, और 50 सदस्यों के द्वारा उनका नाम प्रस्तावित होगा। और लास्ट जो है हमारी क्या है, उसके जो है क्या करवानी पड़ेगी, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जो राशि है वो चुनाव आयोग को क्या करवानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रपति का कार्यकाल भी। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अंदर किया गया है। किसके अंदर है भाई, अनुच्छेद 56(1) में किया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता कितना है, तो बेसिकली होता है 5 वर्ष तक। ठीक है, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, और यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और जब तक दूसरा व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता तब तक वह अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहता है। एक चीज ये भी समझने की आवश्यकता, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पर 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात तक अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तो उस स्थिति में यही राष्ट्रपति क्या रहेगा,
तब तक बना रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति आकर के पद ग्रहण ना कर ले, क्योंकि राष्ट्रपति के पद को जो है कभी खाली नहीं छोड़ा जाता भी। क्या नहीं छोड़ा जाता? खाली नहीं छोड़ा जाता भी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश का सारा जो काम है वो सारा का सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जाता जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आता। तो कार्यकाल देखे तो कितना है? 5 वर्ष। अनुच्छेद कौन सा है? 56(1) है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है अवधि के जो है समाप्त होने से पहले भी जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो हमें एक चीज ये समझनी है कि जो हमारा राष्ट्रपति है कार्यकाल पूरा होने से पहले भी क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। अब राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा भी? उपराष्ट्रपति को देगा। जैसे ही राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया उपराष्ट्रपति को, तो हमारा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो कौन बन जाएगा? उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि राष्ट्रपति ने भी त्याग पत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को, फिर उपराष्ट्रपति ने भी जो है त्याग पत्र दे दिया या उसका देहांत हो गया, ठीक है, या अवकाश ग्रहण कर लिया, तो उस स्थिति के अंदर जो है फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा? फिर बनेगा सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के जो क्या होंगे? सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, वो फिर हमारे क्या बनेंगे भाई? राष्ट्रपति बनेंगे। कब बनेंगे? जब राष्ट्रपति भी पद से इस्तीफा देके चला जाए, उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो, तो उस स्थिति के अंदर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वही क्या होगा? फिर हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति है। क्या भारत में ऐसी स्थिति आई है? बिल्कुल आई है। और उस समय जो है सीजीआई कौन थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? हिदायतुल्ला। ठीक है, ये उस समय क्या थे? हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे। तो उस समय जो है हम ये क्या बने थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद है इसको वेतन और भत्ते कितने क्या क्या मिलते हैं। अगर राष्ट्रपति के वेतन की बात की जाए तो इसको जो मासिक वेतन मिलता है वो कितना है? 5 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए इसका राष्ट्रपति का क्या होता है? मासिक वेतन होता है। इसके अतिरिक्त जो है इसको कुछ व्यक्तिगत सुविधाएं भी क्या होती है? उपलब्ध करवाई जाती है। व्यक्तिगत सुविधाएं में क्या होता है? एक मिलता है आवास। ठीक है, उस आवास को भारत में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो एक बड़ा सा आवास जो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति भवन कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और ये किसे मिलता है? भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, अवकाश प्राप्त करने के बाद जो है राष्ट्रपति को क्या होगा? वेतन का 50% भाग मासिक वेतन के रूप में मिलता है। इसके साथ साथ एक तो मिल गया इसको आवास मिल गया, सेकंड अगर इसने क्या कर ली? छुट्टी ले ली। क्या ले ली? छुट्टी ले ली, अवकाश ले लिया, तो इसकी जो 5 लाख रुपए सैलरी है ना, उसका क्या मिलेगा? 50% भाग इसको मिलता रहेगा अवकाश लेने के बाद भी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है उसे जीवन पर्यंत क्या मिलती है? सरकार की ओर से चिकित्सा। कौन सी? फ्री भाई। सरकार की ओर से क्या मिलती है? A1 फर्स्ट क्लास चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है। ये जब तक पद पर है तब भी, और ये पद छोड़ देगा या त्याग देगा उसके बाद भी ये सुविधाएं इसको क्या रहेगी? मिलती रहेगी। ठीक है, जब तक ये जीवित रहेगा। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रपति को वेतन तथा भत्ते भारत की जो है संचित निधि से दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति को जो है वेतन किस विधि से दिया जाता है या कहां से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को वेतन कहां से मिलता है? संचित
निधि से मिलता है। और वेतन कितना मिलता है? तो वेतन मिलता है इसको मासिक 5 लाख रुपए मिलते हैं। मासिक कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए इसको वेतन मिलता है। ठीक है, संसद जो है राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते में जो है परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन में क्या कर सकती है? इस राष्ट्रपति के वेतन को कम नहीं किया जा सकता भाई। क्या नहीं कर सकते? कम नहीं किया जा सकता। अगर संसद को वेतन भत्तों में कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन क्या होगा? हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव ही होगा, वेतन घटेगा नहीं। ठीक है, परंतु उसके कार्यकाल में जो है उसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आ जाओ राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग जो किसमें लगता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के अंदर क्या लगता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, उसी को क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। किस अनुच्छेद में है? 61 के अंदर है। ठीक है भाई, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक है। लेकिन संसद उसे इस अवधि से पहले भी क्या कर सकती है? महाभियोग द्वारा हटा सकती है। अब यहां क्वेश्चन बन गया क्या कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है, अब महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसके अंदर जाएगी? संसद के किसी भी एक सदन के अंदर जाएगी, जिसमें एक सदन उसकी जांच करेगा, एक आरोप लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग का जो प्रस्ताव को जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है 1/4 भाग के हस्ताक्षर सहित जो है राष्ट्रपति के पास जो है 14 दिन जो है पूर्व भेजना पड़ता है। अब यहाँ क्या है? अनुच्छेद 61 में तो क्या किया गया है? महाभियोग का वर्णन किया गया है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, कितने? कम से कम जितने भी सदस्य हैं दोनों के, जैसे लोकसभा की बात करें तो कितने हैं? 543। राज्यसभा की बात करें तो कितने हैं? 245। ठीक है, इन दोनों का कितना? 1/4 हिस्सा। इतने सदस्य क्या करेंगे? इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। किसके ऊपर? महाभियोग के ऊपर। तब ये जो है राष्ट्रपति के जैसे ही हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये फिर क्या है? राष्ट्रपति के पास जाएगा सदन में आने से 14 दिन पहले। ठीक है भाई, महाभियोग को जैसे आज मान लो कि 1 तारीख है। ठीक है भाई, 1 तारीख को 1/4 सदस्यों ने क्या किया? महाभियोग पर हस्ताक्षर कर दिए। ये 1 तारीख को फिर कहां चला जाएगा? पहले राष्ट्रपति के पास। पहले सदन में नहीं जाएगा, पहले कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व। ठीक है, 14 दिन पहले क्या करेंगे? इसको पहले राष्ट्रपति के पास भेजें। उसके बाद ये कहां जाएगा? संसद के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है चर्चा होगी। अगर ये बहुमत से महाभियोग पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पहले ही क्या कर दिया जाएगा? पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि एक सदन 2/3 बहुमत से जो है इस प्रस्ताव को जो है पारित कर दे तो दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच। तो एक तो क्या करेगा? इस मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से क्या किया जाएगा? एक को तो क्या करेगा? प्रस्ताव पारित करेगा और दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करेगा? महाभियोग की जांच करेगा। यदि दूसरा सदन भी जो है इसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? अपना पद जो है कार्यकाल पूरा करने से पहले ही छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है हमारा। फिर सेकंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला भी। राष्ट्रपति के कार्यों तथा शक्तियों का क्या करना है? वर्णन करना है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से काम है और वो उसके पास जो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसका वो प्रयोग
कर सकता है। ठीक है, तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें हमारे पास एक संसद है और जिसके अंदर जो है क्या है, 2 सदन है। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और जिसके अंग कितने हैं? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संघ की सभी शक्तियां जो है संविधान की धारा 53 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को दी गई है। तो आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिका की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार। ठीक है, परंतु संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण वह अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग इच्छा अनुसार न करके प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की जो है सलाह से करता है। अब यहां क्या है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण आर्टिकल 53 के अनुसार सारी शक्तियां दे तो किसको दी? राष्ट्रपति को दी। ठीक है, पर राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वयं विवेक से नहीं करता, मतलब अपनी इच्छा से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। तो इनके लिए, इसके जो है शक्तियों का प्रयोग करने के लिए क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री का जो है एक सलाहकार रखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च सलाहकार होता है। और फिर प्रधानमंत्री क्या बनाता है? अपने नीचे मंत्री परिषद का क्या करता है? गठन करता है। ठीक है, अब संविधान की सारी शक्तियां किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। क्या प्रयोग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो प्रयोग कौन कर रहा है? इनके सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या करते हैं? वास्तविक तौर पर प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको लिखाया था कि आपसे पूछे कि भारत का नाममात्र का शासक, भारत का नाममात्र का शासक तो कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। पर आपसे पूछे भारत का वास्तविक शासक, कौन सा? वास्तविक शासक भाई, वास्तविक शासक। तो वास्तविक शासक कौन हो जाएगा फिर भारत में? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? वास्तविक शासक हो जाएंगे। और राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? नाममात्र का शासक। क्यों हो जाएगा? पता लग गया होगा क्यों? क्योंकि संवैधानिक शक्तियां दी तो किसको है? राष्ट्रपति को। पर प्रयोग कर रहा है? नहीं। प्रयोग कौन कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम जो है 2 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है शांतिकालीन शक्तियां और एक है हमारी आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों से आपको क्वेश्चन याद भी रखना, मैं आपको पूरा करवाऊंगा भी। ठीक है, तो पहला है हमारे पास शांतिकालीन शक्तियां। भाई जब सामान्य वातावरण है, सामान्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो तब जो है भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो शांतिकालीन शक्तियों में जो पहली जो पावर है इसके पास वो कौन सी है? कार्यकारी शक्तियां। इसमें क्या आता है? पहली चीज क्या करेगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसे? जिस राजनीतिक दल को क्या मिल गया? बहुमत। बहुमत कहां मिलता है? लोकसभा में। ठीक है, क्या देखा था? संसद, और संसद के अंदर कितने सदन थे? 2। एक का नाम था लोकसभा और दूसरे का नाम था राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 प्लस 2 एंग्लो थे, इनको क्या कर दिया है? अब हटा दिया गया। तो अब हमारे पास वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543 है। ठीक है, ये 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, पर अब इन सीटों को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो यहां क्या है कि लोकसभा में जिस भी राजनीतिक दल को क्या मिलेगा? बहुमत मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुमत मिलेगा। बहुमत कैसे मिलेगा भाई? जिसमें से 543 कुल सीटें हैं, भाग में 2 प्लस में 1, इतनी सीटें अगर किसके पास आ जाएगी, काट पीट करके इतनी आधे से एक अधिक सीट जिसके पास भी आ जाएगी, उस राजनीतिक दल का जो लीडर होगा उसको भारत का राष्ट्रपति क्या बना देगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। क्या कर देगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। मतलब
शपथ दिला देगा। ठीक है, हाँ। अभी प्रधानमंत्री कौन है हमारे पास? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके बाद वह राज्य के राज्यपाल, हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो विदेशों में जो राजदूत होते हैं, फॉरेन ऑफिसर हमारे होते हैं अलग अलग देशों के अंदर, जहां जहां हमारी एम्बेसी खुली है वहां वहां पर क्या हमारे फॉरेन ऑफिसर होते हैं, जो भारत की तरफ से जो है दूसरे देश के जो है अधिकारियों के साथ या जो है वहां के पॉलिटिशियनों के साथ जो नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है, व्यापार को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो दूसरे देशों के साथ जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है भारत का, वो क्या है? राजदूत है, और हर देश का है। ठीक है, जैसे अमेरिका के जो है फॉरेन ऑफिसर इधर बैठे हैं, भाई राजदूत इधर बैठे हैं, हमारे वाले उधर बैठे हैं। ठीक है, तो जब भी जैसे प्रधानमंत्री जो है अभी रसिया जाएं तो रसिया जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे जो रसिया के अंदर बैठे हुए जो राजदूत है वो वहां की सरकार के साथ जो नेगोशिएशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग जो है व्यापारिक संबंधों को लेकर के विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो उनको बोलते हैं राजदूत। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जो राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। साथ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और ये कौन सा काम है? कार्यकारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। साथ में संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष है और साथ में उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति। साथ में जो कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। साथ में वित्त आयोग, चुनाव आयोग तथा भाषा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करेगा? मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। अब यहां से बेटा एक बात गांठ मार लो, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, क्या है? बड़े बड़े पद हैं। ठीक है, उन सब की जो नियुक्ति है वो कौन करवाएगा? राष्ट्रपति करवाएगा। बड़े बड़े पद तो समझ गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज। ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सभी मेंबर्स जो मंत्री होते हैं, उन सब के जो है या अन्य जितने भी जो बड़े बड़े पद बच गए, राजदूत वगैरह, उन सब की नियुक्ति करने का काम किसका है? उनको शपथ दिलवाने, ओथ दिलवाने का जो काम है वो किसका है? भारत के राष्ट्रपति का है। ठीक है, इसके बाद दूसरी शक्ति है इसके पास, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियां में क्या है? राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की क्या कर सकता है? सजा को कम कर सकता है या उसकी सजा को माफ कर सकता है। यह अधिकार किसके पास है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी? किसी को मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड। ठीक है, मृत्यु दंड को, ठीक है, आजीवन कारावास में बदल अगर कोई सकता है या सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को कोई बदल सकता है तो वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति को क्या कर दी? उसकी सजा माफ कर दी, तो इसका मतलब अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे दिए गए निर्णय क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे। ठीक है, पर भारत का राष्ट्रपति ऐसा करता नहीं है जल्दी से। ठीक है, कभी कल ही कोई जाकर के पहुंच जाए कि भाई राष्ट्रपति क्षमा याचना कर सकता है। ठीक है, आप एप्लीकेशन जरूर भेज सकते हो, आपका अपना अधिकार है, पर उसको एक्सेप्ट करना ना करना किसका काम है? भारत के राष्ट्रपति का। और मोस्टली जो है ये एक्सेप्ट होती ही नहीं है। हाँ, इस मृत्यु दंड वाले के अंदर जो है कभी कभी एक्सेप्ट हुई है और उसको जो है मृत्यु दंड को किस में बदला है? आजीवन में बदला है। ठीक है, पर ये भारत के राष्ट्रपति के पास एक न्यायिक शक्ति है जो किसी भी अपराधी की क्या कर सकता है? सजा भी माफ कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों के किसी भी विषय पर जो है सलाह ले सकता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 143 के तहत, 143 अनुच्छेद के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों से
क्या कर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनसे क्या ले सकता है, किसी भी विषय पर कानूनी सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है, परंतु उस सलाह को मानना और न मानना ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर है। किसके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति चाहे तो अगर ठीक लगी तो मान लेगा, नहीं लगी तो चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है फैक्ट है न्याय के अंदर कि न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या लेगा, कानूनी सलाह लेगा, और उसके बाद भी उनके पास राइट क्या बच गया कि उन सलाह को मानना है या नहीं मानना, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा, वह वित्तीय संकट के समय जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन में क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। इनके वेतन के अंदर जो कटौती है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन पे होती है, कब, जब भारत में अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगा हो, आर्थिक आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो, आर्थिक आपातकाल लगा हो, तभी क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब के वेतन में क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति वेतन में कटौती कर सकता है, केवल एक ही कंडीशन, किसमें, आर्टिकल 360 लागू हो जाए तो। और भारत में आर्टिकल 360 आज तक अभी तक लगा ही नहीं और लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो वेतन कटौती का केवल एक ही एक्ट है, आर्टिकल 360 लग जाए। अब मान लो कि इनका वेतन कटेगा तो बाकी को कुछ बचेगा नहीं, तो बाकियों का भी सबका क्या होगा, वेतन कटेगा भाई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करने का भी काम किसका है भाई, राष्ट्रपति का है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो भी न्यायाधीश हैं या सीजीआई है, हाई कोर्ट के सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति की जाती है, उनकी न्यायिक शक्ति है, ठीक है। और ये शक्ति कौन सी है, साथ में कार्यकारी शक्तियां भी है भी, ठीक है। ये कौन सी शक्ति है, ये कार्यकारी शक्ति भी है भारत के राष्ट्रपति की और ये न्यायिक शक्ति भी है, ठीक है। तीसरा है विधायी शक्तियां। कानूनी शक्तियां क्या है, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को क्या कर देगा, भंग। लोकसभा को क्या करते हैं, भंग करने का मतलब भाई कार्यकाल तो कितना है, 5 वर्ष, पर 5 वर्ष से पहले ही किसी कारणवश या बहुमत जो है नहीं मिल पाया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ठीक है। या फिर उनको लगा कि जो है कोई भी जो है सरकार जो है हमारी जो पार्टी है, प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि जो हमारी जो पार्टी है वो इस समय जो है सरकार चलाने के लायक नहीं, लायक का मतलब बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर क्या कर देगा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा फिर मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी पार्टी जो सरकार बनाने के लायक नहीं बचती है तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर देगा, भंग कर देगा भाई। दूसरा, वह राज्यसभा में 12 सदस्यों क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कहां पर भाई, राज्यसभा में। ये 12 सदस्य क्या होते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, नहीं, ये विदाउट चुनाव के जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये होते कौन है, जो विज्ञान, कला, साहित्य, ठीक है, या समाज सेवा के क्षेत्र में क्या किया हो, भारत का नाम रोशन किया हो। कितने, 4 फील्ड हैं, विज्ञान में, कला में, साहित्य में या समाज सेवा में। जिस व्यक्ति ने भारत का नाम रोशन किया है, भारत के अंदर जो है भारत के नाम को जो है विश्व में जो चमकाने का काम किया है, एक प्रतिष्ठित छवि बनी है भारत की, ठीक है। भारत में उस व्यक्ति का क्या हम बड़े मान और जो है सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति को
राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, सीधा राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, ठीक है, बिना किसी इलेक्शन के, ठीक है। दूसरा है अपना, वह संसद का अधिवेशन बुला सकता है। भाई संसद के क्या अधिवेशन है, कौन से हैं, जैसे मानसून सत्र है, बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ये क्या है, संसद के सत्र हैं। इनको बुलाने का काम किसका है, भारत के राष्ट्रपति का है। मिनिमम कितने हैं, 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। और इसमें भी से भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा सत्र सबसे बड़ा होता है, तो जो बजट सत्र होता है ना, वो क्या होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है संसद के अंदर, ठीक है। कौन सा, बजट सत्र क्या होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है। इनको बुलाने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह संसद के अधिवेशन का उद्घाटन तथा संबोधन भी करता है। क्या करेगा, जो संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है उसका उद्घाटन भी कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति, और उसके अंदर संबोधन जो भाषण होता है वो भी किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। वह संसद का अधिवेशन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति जो है कोई भी संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, ठीक है, या अधिवेशन नहीं है, या सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, सदन काम नहीं कर रही है उस समय, तो उस समय कानून तो बनाना क्या हो जाए, बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाए कि कानून तो बनाना पड़ेगा। पर कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का, मतलब संसद का काम है। संसद तो चल ही नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए, तो एक पावर दी गई है भारत के राष्ट्रपति को कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। जिसकी वैधता कितनी होगी, जिस कानून की वैधता कितनी होगी, 6 महीने तक, ठीक है। इस कानून की या अध्यादेश की जो वैधता है वो 6 महीने के बाद क्या हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर संसद का अधिवेशन चला और उसके अंदर जो है इसको जब पास ना किया जाए, तो या इसके ऊपर विचार विमर्श ना किया जाए, तब ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो जाएगा। पर संसद राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए अध्यादेश को अगर कोई परमानेंट कानून बनाना चाहती है, अध्यादेश से परमानेंट कानून, तो संसद को क्या करना पड़ेगा, जब भी सदन शुरू होगा, सत्र चालू होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर बहुमत साबित करना पड़ेगा। भाई इस अधिनियम को क्या करना पड़ेगा, कानूनी तरीके से संसद के अंदर जो है पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, परमानेंट कानून का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। अन्यथा अपने आप ये खत्म भी हो जाता है। पर इसकी वैधता कितनी रहती है, 6 महीने तक रहती है, ठीक है। वह संसद द्वारा जो है पारित किए गए बिलों पर क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, मतलब हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कि भी संसद के अंदर जितने भी जो है बिल पारित होते हैं, उन सभी बिलों पर जो है जैसे ही संसद पास कर देती है, तो संसद के पास करने के बाद कहां जाते हैं, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति का काम क्या है, उसके ऊपर स्वीकृति देना, उसके ऊपर हस्ताक्षर करना भी, ठीक है। इसके बाद चौथी जो पावर है वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। भाई कोई भी धन विधेयक कोई संसद में लेके आना है तो उसकी सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसके लिए, धन विधेयक के लिए क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट, वह वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले संसद के सामने बजट तथा अनुपूरक जो है बजट रखवा सकता है। वित्तीय वर्ष, अब देखो भाई भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल, ठीक है, से 31 मार्च तक, ठीक है।
अब भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहां बात समझ में आ गई, ठीक है। वह वित्तीय वर्ष जो है शुरू होने से पहले, वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले जो है संसद के सामने क्या करेगा? बजट और जो है अनुपूरक जो बजट है उसको क्या करवा सकता है? रखवा करके उसके ऊपर चर्चा करवा सकता है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो कुछ कटौती प्रस्ताव वगैरह भी आ सकते हैं, फिर इसके अंदर वोटिंग होती है, फिर ये पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर हस्ताक्षर होता है। एक लंबी प्रक्रिया है। जब हम बजट वाला जो चैप्टर करवाएंगे वहां इसको पूरा डिटेल से करेंगे। इसके बाद वह वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किसके? वित्त आयोग के अध्यक्ष की। अब ये जो काम है इसका कार्यकारी शक्ति भी है, भी इसकी क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भी है, और साथ में क्या है? इसकी वित्त से जुड़ी है, तो इससे क्या बन गई? इसकी वित्तीय शक्ति भी है ये राष्ट्रपति की, ठीक है। क्या करना? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है भारत की जो है आकस्मिक निधि से जो है धन निकालने की अनुमति देता है। तो आकस्मिक निधि से जो है धन निकालने की अनुमति कौन देगा? भारत का राष्ट्रपति देता है, ठीक है। वह करों से प्राप्त होने वाली आय को जो है केंद्र तथा राज्यों को वितरित करता है। मतलब टैक्स के तौर पर जो भी इनकम हुई है वो क्या करेगा? उसका राज्यों और केंद्र में क्या करता है? विभाजित करता है। किसको भाई? टैक्स के पैसे को, ठीक है, ताकि राज्यों और जो है केंद्र में लेकर के जो है पैसों का कोई भी जो है विवाद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है हमारी और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से तो अपना 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। क्या? कि भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। संकटकालीन शक्तियों की अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 जो है संकटकालीन शक्तियां हैं। कितनी है? 3 क्या है? संकटकालीन शक्ति है, ठीक है। जिसमें से पहली शक्ति क्या है हमारे पास? अनुच्छेद 352 के तहत पहले जो आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति ने कर दी तो होगा क्या इसमें? या कब होता है राष्ट्रीय आपातकाल, या कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जब कोई विदेशी देश या अन्य देश द्वारा भारत पर आक्रमण करने की संभावना या युद्ध हो जाए, ठीक है। और शॉर्ट भाषा में बताऊं तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। भारत में क्या हो जाए? बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। उस स्थिति के अंदर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर बाह्य आक्रमण के अंदर क्या है? बाह्य आक्रमण का मतलब है कि भारत के अलावा कोई और दूसरा देश भारत के ऊपर क्या कर रहा हो? आक्रमण करने की जो है रणनीति बना रहा हो, या आक्रमण करने वाला हो, या आक्रमण कर चुका हो। तो उस स्थिति के अंदर भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 352 के तहत क्या कर देगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। ये तो हो गया बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह से पहले एक शब्द था यहां पर आर्टिकल 352 के अंदर, उसको बोलते हैं हम आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक
गड़बड़ी। ठीक है, अब आंतरिक गड़बड़ी से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। सशस्त्र विद्रोह, पहले चीज ये शब्द जो है आंतरिक गड़बड़ी की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा अपना 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, 1978 में जिस समय हमारे देश में मोरारजी देसाई क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो उस समय जो है एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है सशस्त्र विद्रोह का जो है शब्द जोड़ा गया। इसमें क्या है कि भारत की जनता या भारत के अंदर क्या हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सीधा सा बोल दूं मैं, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मतलब भारत की जनता सभी लॉ एंड ऑर्डर जो है तोड़ करके जो है बागी बन जाए। ठीक है, हथियार उठा ले, मारकाट पे उतर आए। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह या गृह युद्ध की स्थिति। ठीक है, उस समय भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत ही सशस्त्र विद्रोह की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसके ऊपर? सशस्त्र विद्रोह के कारण। आंतरिक स्तर पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो बाह्य आक्रमण के कारण क्या हो जाएगी, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर। इस शब्द में ऐसा क्या था कि इस शब्द को हटा करके ये शब्द जोड़ा गया? तो यहां क्या, आंतरिक गड़बड़ी। अब आंतरिक गड़बड़ी को यहां पर विस्तृत तौर पर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था संविधान में कि आंतरिक गड़बड़ी का मुख्य कारण क्या हो, आंतरिक गड़बड़ी किसे समझे। ठीक है, तो उस समय जो है हमारे यहां जब ये शब्द था तो उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की क्या थी, सरकार थी वे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो यहां छात्र आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने जो है दिल्ली के अंदर जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। ठीक, और भी जो विपक्ष के जो लीडर थे वो भी जो है इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ थे। ठीक, ऐसे बहुत सारी जो है अनैतिक चीजें जो है चल रही थी। और इंदिरा गांधी का जो मुख्य जो कारण था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था। ठीक है, 12 जून 1975 को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है डिसीजन आता है। और फिर जो है इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है ये कह दिया कि आप जो है प्रधानमंत्री तो बने रहेंगे पर संसद की किसी भी कार्रवाई के अंदर भाग नहीं लेंगे और वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके सामने जो विपक्षी नेता खड़े थे उन्होंने जो है इंदिरा गांधी के ऊपर जो है सरकार की गलत तरीके से जो है चुनाव जीतने का आरोप लगाया था, मतलब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव के अंदर। ठीक है, ये आरोप जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर सिद्ध हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन सुना दिया। 24 जून को जो है इंदिरा गांधी कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहत दे दी इनको, भाई आप जो है सदस्य बनी मतलब संसद के कार्य के अंदर कोई भाग नहीं लेंगे, बाकी जो आप काम करना है वो करते रहिए। वहां से छूट मिली। कब? 24 जून को। 25 जून की मध्यरात्रि, 25 जून की मध्यरात्रि को इंदिरा गांधी ने क्या कर दी, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। किसके कारण? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ठीक है, सुझाव कहां से मिला? तो संजय गांधी से मिला भाई। ठीक, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे आंतरिक गड़बड़ी की जो है घोषणा की गई तो उस समय जो है भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जो है सिर्फ इंदिरा गांधी ने फोन ही किया था। ठीक है, और फोन पर ही जो है उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र आंतरिक गड़बड़ी की क्या कर दो, घोषणा कर दो। और वो जो है रात को जो है आकाशवाणी के ऊपर जो है, रेडियो के ऊपर जो है उन्होंने अपना भाषण दिया और कारण बताया कि इन कारणों से हम क्या कर रहे हैं, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया, इनके अधिकार क्षेत्र में था। अब जैसे ही गड़बड़ी, ये आंतरिक गड़बड़ी कारण जो
राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो जो विपक्ष के जितने भी लीडर थे, इंदिरा गांधी के जितने भी विपक्षी थे, उन सबको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। किसी को मारा पीटा गया, किसी की जो है नसबंदी कर दी गई। ठीक है, बहुत सारे जो है दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों वालों को जो उठा उठा करके जो है जबरदस्ती उनको निकालना या उनकी जो है नसबंदी करना, ऐसे बहुत सारे जो है जो लोगों के मौलिक अधिकार है उनका हनन किया गया। और इसके तहत एक ये भी था आर्टिकल 352 के तहत कि इसके तहत जितने भी फंडामेंटल राइट थे ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, खारिज हो गए। तो मतलब जनता जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी न्याय के लिए नहीं खड़का सकती थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। फिर जब ये 1977 के अंदर जब ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल हटा, चुनाव हुए, चुनाव के अंदर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी भारी मतों से जो है हारी, और हारने के बाद जो है जनता पार्टी की जो सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार का जो है नेतृत्व संभाला मोरारजी देसाई ने, और मोरारजी देसाई ने सबसे पहले इसी की रांद काट दी हुई। ठीक है, ये आंतरिक गड़बड़ी जो है इसके कारण हम जो है जेल में चले गए। ठीक है, देश की व्यवस्था डगमगा गई सारी की सारी, बहुत सारों को जो है नसबंदी कर दी गई। ठीक है, बहुत सारे गरीबों के साथ जो शोषण किया गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हुई इस समय। तो इन मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या फिर लेकर के आए 44वां संविधान संशोधन। उसके तहत इसको क्या कर दिया, जो आंतरिक गड़बड़ी पहले सिर्फ टेलीफोन मिला करके लगा दिया गया, और मंत्रिमंडल वालों को भी सुबह पता लगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, पावर ही चली गई। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट की पावर भी किसके पास आ जाती है, आर्टिकल 352 के तहत केंद्र के पास आ जाती है। मतलब अब सर्वे सर्वा कौन था, इंदिरा। तो यहाँ जो है इस अनुच्छेद 352 के जो आंतरिक गड़बड़ी का जो डिसीजन था, ये जो शब्द था, इसको बदल के सशस्त्र विद्रोह में कर दिया गया। और अब कहा गया कि अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है, तो पहले तो अपने कैबिनेट को बुला करके क्या करनी पड़ेगा, उसको फेवर में लेना पड़ेगा। और साथ में जो है कुछ विपक्षी लीडर, जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, उसकी भी जो है रिटर्न के अंदर। और साथ में फोन नहीं चलेगा, जो भी नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, नेता पक्ष है, ठीक है, और साथ में मंत्रिमंडल है, वो सब जो भी चीजें करेंगे वो लिखित में होगी भाई। रिटर्न में किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तब जाकर के क्या लगेगा, सशस्त्र विद्रोह लगे। तो अब इस प्रक्रिया को क्या किया, कठोर किया गया। पहले क्या था, बहुत सरल सी प्रक्रिया थी, फोन घुमाया, राष्ट्रपति ने उठाया, घोषणा कर दी। ठीक है, अब ऐसा नहीं, बहुत कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ लगता है। और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर अभी तक नहीं लगा है। आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लगा था, 26 जून 1975 को लगा था। ठीक है, सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, यह था अपना आर्टिकल 352। अच्छा, बाह्य आक्रमण के बारे में पूछे तो बाह्य आक्रमण के कारण जो अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो एक तो लगा था 1962 में। ठीक है, जिस समय, उस समय क्या था, चीन के साथ हमारा क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर जो है 1965 के अंदर ही जो है हमारा क्या हो गया, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया। तो 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ना, वही चल रहा था उस समय। ठीक है, 65 तक। तो 65 में जो है युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ पाकिस्तान की तरफ से, पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि 1962 में ही की जा चुकी थी, तो वही चल रहा था। ठीक है, तो एक तो हो गया 1962 में। फिर अपना युद्ध होता है एक 1971 के अंदर। ठीक है, तब उस समय जो है हमारे यहाँ पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती। इस 71 वाले में तो हमने क्या किया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट किया था, अलग किया था। ठीक है, क्योंकि वहां पाकिस्तान जो है ज्यादा ही कुछ उछल कूद कर रहा था। टिका दिया हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने, इतना धोया कि जो है 3 को युद्ध शुरू हुआ और 16 को युद्ध खत्म हो गया, 13 दिन। और 13 दिन के युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने 93,000 की सेना का क्या किया था, सरेंडर कर दिया था। सबसे शर्मनाक, मतलब ऐसी नकारा जो फौज थी ना, वो पाकिस्तान की आज भी नकारा ही फौज है। ठीक है, पाकिस्तान की सेना की सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, तो वो क्या करती है, पीछे से वार करती है। अब ये आतंकवादी टाइप के जो फुसकले जो बम है ना, ह्यूमन बम, इनको फोड़ती है, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, क्योंकि उनसे तो कुछ होता नहीं, पर ऐसे लोगों को तैयार करते हैं
धर्म के नाम पर, ठीक है, और उनको यहाँ ला करके फोड़ देते हैं। वो खुद भी मरते हैं और एक दो अपने भी जो है शहीद, पर अब जो है सही टेक रखे हैं इनको, ठीक है। इनके साथ अब जो नीति है ना वो बहुत पहले अपनानी चाहिए थी कि इनके साथ कोई डायलॉग होना ही नहीं चाहिए। ये लातों के भूत है, बातों से मारने वाले नहीं है, ठीक है। ये जब जब उछल कूद करे इनके दो मारो कान के नीचे, ठीक है। एक बम अपने वाला जो ऊपर से जाओ नीचे से जाओ, भारतीय सेना इनको अच्छा से टेक के रखती वर्तमान के अंदर, ठीक है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था इनके साथ। चलो ठीक है, तो ये था अपना आर्टिकल 352 जिसके तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। कब लगता है? जब बाह्य आक्रमण हो जाए या उसकी आशंका हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। और इससे सशस्त्र विद्रोह से पहले यहाँ शब्द क्या था? आंतरिक गड़बड़ी, जिसको बदल के जो है सशस्त्र विद्रोह किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 356, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई, चलो 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 चलो, अब लिखते हैं भाई, ठीक है। अब है हमारा अनुच्छेद 356, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है अनुच्छेद 356 के तहत? राष्ट्रपति शासन। कब लगता है? जब किसी राज्य की सरकार कहां गया रे? जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक मूल्यों के अनुसार नहीं चल रही हो, ऐसा आभास राज्य के राज्यपाल को हो जाए एवं राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 356 के तहत क्या कहता है कि अगर जैसे पर्टिकुलर राज्य, मान लो कि अपने हरियाणा के अंदर, ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा का जो शासन है वो हरियाणा सरकार जो है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार नहीं चला पा रही हो, ठीक है। और ये आभास किसको हो जाए? राज्य के राज्यपाल को हो जाए। तो राज्यपाल फिर क्या करेगा? एक लेटर लिखेगा राष्ट्रपति के नाम कि राष्ट्रपति महोदया, यहां हरियाणा के अंदर जो है शासन संवैधानिक मूल्य के अनुसार नहीं चल रहा है, यहां गड़बड़ी चल रही है और मुझे आभास है कि यहां संवैधानिक मूल्यों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मेरी लिखित अनुशंसा पर हरियाणा के अंदर क्या लगा दीजिए? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तब राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा, ठीक है। अब सारा का सारा जो राज्य का शासन होगा, संबंधित राज्य का जो शासन होगा, वो किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी है राज्य के अंदर, वो कौन है? राज्यपाल है। कौन है?
राज्यपाल। तो राष्ट्रपति की तरफ से शासन कौन करेगा फिर? राज्यपाल। कब करेगा? अनुच्छेद 356 के कारण संबंधित राज्य के अंदर। अनुच्छेद 356 पूरे देश को प्रभावित नहीं करेगा, जहां जिस राज्य की स्थिति खराब है ना, बस उसी राज्य को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। आगे बात समझ में? जैसे मैंने हरियाणा का एग्जांपल लिया, भाई हरियाणा में संवैधानिक स्थिति खराब हुई तो केवल हरियाणा के अंदर ही लगेगा, इसका असर राजस्थान, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय, मणिपुर, इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, केवल असर किसके ऊपर पड़ेगा? संबंधित राज्य, मतलब हरियाणा तो हरियाणा, पंजाब तो पंजाब, गुजरात तो गुजरात के ऊपर। आगे बात समझ में? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 360। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 360 है। अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगता है? भारत में आर्थिक आपातकाल की घोषणा करता है। कौन सा? आर्थिक आपातकाल की घोषणा। ठीक है भाई, जब भारत की आर्थिक या वित्तीय स्थिति क्या हो जाए? बिल्कुल गड़बड़ा जाए। ठीक है, अपनी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली जाए, गर्त में चली जाए, तो उस समय जो है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत क्या करेगा? आर्थिक आपातकाल की घोषणा। तो क्या करेगा भाई? आर्थिक आपातकाल की घोषणा करेगा। कौन? भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार हो चुकी है राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा? एक बार भी नहीं है भाई, और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ठीक है अपना। इसमें एक बात और याद रख लेना, हरियाणा से संबंधित आपसे पूछे भाई हरियाणा के अंदर जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो हरियाणा में आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1967, 77 और 1991। इन 3 सनों के अंदर क्या है? 3 बार क्या हुआ है? हरियाणा के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के तहत। ठीक है, 60 आ गया, 52 आ गया, ये इसके क्या थे? भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां थी भाई। ठीक है, और ये यहां से पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये 352 का हो गया, ये 356 का हो गया। ठीक है, ये फिर अपना जो है वित्तीय आपातकाल आ गया 360 का। अच्छा, लिख ही रखा था पूरा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है अपना 3। भारत के राष्ट्रपति की जो है वास्तविक स्थिति का क्या है भाई? इसका वर्णन करना है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए क्या है? एक मंत्री, उसकी सहायता के लिए क्या होंगे? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। अब ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का काम क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, और अनुच्छेद 74 किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद से। राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह मानना आवश्यक होता है। अब ये जो राष्ट्रपति है ना, मैंने आपको बताया था पहले क्या है कि ये नाम मात्र का शासक है। क्या है? नाम मात्र का शासक है। ठीक है, ये नाम मात्र का शासक क्यों है? क्योंकि इसको जो है प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह को मानना ही पड़ेगा। मतलब ये कोई भी सलाह देते हैं, उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है कौन? भारत का राष्ट्रपति। इसलिए कहा भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। ठीक है भाई, कहने के लिए तो संवैधानिक शक्तियां सारी राष्ट्रपति के पास है, पर वो प्रयोग एक भी नहीं करता अपनी स्वयं विवेक से। स्वयं विवेक किसका होगा फिर? ये जो प्रधानमंत्री उसका मंत्री परिषद, ये जो सलाह देंगे उसी को क्या करेगा? भारत का राष्ट्रपति मानेगा भाई। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की जो है वास्तविक स्थिति का क्या करना है हमें? वर्णन। पहला जो है भारत का राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक मुखिया है। भारत का क्या है? संवैधानिक मुखिया है भाई। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली, जिससे राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक मुखिया माना जाता है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली है जिस कारण भारत के राष्ट्रपति को क्या माना गया? भारत का संवैधानिक मुखिया माना जाता है, परंतु स्वयं विवेक से अपना कोई डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है भाई, परंतु इस राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भाई राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां दी गई है उन शक्तियों का प्रयोग फिर कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करेगा भाई। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का अध्यक्ष है भाई। तो भारत में राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है? नाम मात्र के शासक की है। ठीक है, दूसरा, संविधान निर्माताओं के विचारों के आधार पर। अब संविधान निर्माताओं के विचार क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष जो क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के क्या रहे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे भाई। ठीक है, जो भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत का जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया की तरह कार्य करेगा, मतलब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। वो किसके मर्जी से काम करेगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श को मानेगा। जो भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देंगे उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। ठीक है, मतलब ये देखो कि देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति, और वो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा उस सलाह को क्या करेगा? मानने का बाध्यकारी है। मतलब यहां राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है भाई, कहने के लिए सारी शक्तियां इसके पास है, प्रयोग वो एक का भी नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रयोग करने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद बना है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो है बाध्य होगा। और तीसरा है, क्या राष्ट्रपति संकट काल में तानाशाह बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई कहने के लिए पूरी पावर इसके पास है, पर जब यूज करने की बारी आएगी तो ये अपनी शक्तियों का स्वयं विवेक से प्रयोग नहीं कर पाता। इस कारण जब हम देश के अंदर जो है कोई भी घटना हो जाए, ठीक है, उसके लिए कभी भी हम राष्ट्रपति को जो है आरोपित नहीं ठहराते। भाई कोई गलत कानून आ गया, जैसे किसान बिल आया था, किसानों ने जो है बड़े स्तर पर जो है सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। ठीक है, क्या इसमें कहीं पर भी राष्ट्रपति का जिक्र था? राष्ट्रपति के मुर्दाबाद के नारे लगे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास भाई वो संवैधानिक मुखिया है, पर इसका मतलब वो नहीं कि वो कानून वही बना के लेके आए। नहीं भाई, कानून बनाया सरकार ने, संसद ने बनाया, सरकार ने इसको जो है लागू करवाया था। ठीक है, ये जो फॉर्मेट संसद में लेके गए थे वो इसी सरकार का हिस्सा थे। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं था। अब यहां जो जिसको गालियां पड़ी वो कौन थे? सरकार के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और फिर उन्हीं के खिलाफ क्या लगे थे? खिलाफ नारे लगे थे। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति संकट काल में तानाशाह बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। क्यों नहीं बन सकता? उसका कारण आपको पता लग गया कि संवैधानिक मुखिया तो है, परंतु शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं विवेक से नहीं कर सकता, इसलिए तानाशाह नहीं बन सकता। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति को जो है संविधान के अनुच्छेद 352, 56 और 60 के तहत क्या है? आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। पर क्या ये तीनों ही आर्टिकल का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेक से कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, किसके सलाह से करेगा ये काम? तो सलाह होगी किसकी? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की। ठीक है, ये इसको सलाह देंगे तब ये आर्टिकल 352 लगाएगा, 56 लगाएगा, 360 की घोषणा करेगा। अब कहने के लिए तो क्या है? ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, परंतु प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, संकट काल में शक्तियों का केंद्रीकरण राष्ट्रपति के पास हो जाता है। जब संकट काल होता है तो उसका केंद्रीकरण किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। पर फिर भी वह तानाशाह नहीं बन सकता।
भाई शक्तियां इसके पास आ तो जाती है, भाई प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। भाई क्या करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है, लगातार भी इनकी सलाह से ही। फिर जो अन्य जो डिसीजन लेने हैं वो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, इसके अलावा संकट काल की घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, इस कारण भाई आर्टिकल 352, 56, 60 कहने के लिए क्या है? राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां देता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, पर अपने स्वयं विवेक से नहीं करता भाई। ठीक है, चौथा, संवैधानिक के इतिहास के आधार पर जो है निर्णय। तो भारत की आजादी के अब तक जितनी भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी ने जो है संवैधानिक मुखिया की तरह क्या किया? कार्य किया है। किसके तौर पर? संवैधानिक मुखिया के तौर पर, भाई जो न्यूट्रल रह करके। ठीक है, कोई कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, उठा करके लागू कर देगी। बजट कौन बनाएगी? संसद पास करेगी, उठा करके क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, सरकार ने जो है संसद से कोई अधिनियम पास करवा, उठा करके हस्ताक्षर कर देगा। सरकार ने जो है किसी को अवार्ड जो है देने के लिए नॉमिनेट किया है, उठा करके अवार्ड दे देगा। ले भीतर को अर्जुन अवार्ड जो है, या भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये अवार्ड दे देगा भाई। ठीक है, तो भारत की आजादी के बाद अब तक जितने भी जो है राष्ट्रपति हुए हैं सब ने जो है संवैधानिक मुखिया की तरह क्या किया? काम किया है। भारत राष्ट्रपति की जो है शक्तियां इंग्लैंड के राजा या रानी की क्या है? तरह है भाई। तो हमारा जो राष्ट्रपति है ना, वो किसकी तरह काम करता है? इंग्लैंड के अंदर जो या सम्राट है या वहां का राजा है या रानी है, उसकी तरह क्या करता है? काम करता है भाई। कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंग्लैंड से ही उठाया गया राष्ट्रपति वाला। बस यहां पर फर्क क्या है कि इंग्लैंड के अंदर जो सम्राट बनता है या राजा बनता है वो किसके आधार पर है? वंश के आधार पर। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बनता है वो निर्वाचन के आधार पर बनता है। बस यही फर्क है, बाकी इस सम्राट में और भारत के राष्ट्रपति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के स्वयं विवेक से जो है कौन कौन से जो है काम कर सकता है? तो संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कुछ विवेकाधिकार भी है, जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा के अनुसार जो है कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार है? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब इसमें भी देखना बेटा, मैंने कह तो दिया कि जो है राष्ट्रपति के कुछ स्वयं विवेकाधिकार। इस विवेकाधिकार के अंदर भी जो है एक सिस्टम है। क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति वैसे तो जो है कहते हैं कि प्रधानमंत्री को किसी को भी नियुक्त कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब और कैसे करेगा? एक, जिस राजनीतिक दल को क्या हो, लोकसभा में क्या हो, बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को क्या करेगा भाई? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अपनी मर्जी से करेगा? नहीं करेगा भाई। फिर सेकंड, अगर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं है लोकसभा में, तो सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है, उसके जो नेता को क्या करेगा? प्रधानमंत्री का पद या पद पर नियुक्ति कर सकता है। परंतु जिसे भी ये नियुक्ति करवाएगा उसे 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? लोकसभा के अंदर बहुमत साबित करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार हुर। ठीक है, यदि लोकसभा को जो है चुनाव में जो है किसी भी दल अथवा जो है गठबंधन का स्पष्ट बहुमत न हो, तो भारत का राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे, परंतु उसे 1 महीने में क्या करना पड़ेगा? बहुमत साबित करना पड़ेगा, अन्यथा उसको भी इस्तीफा देकर के बाहर। और किसी भी राजनीतिक दल को अगर लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पा रहा है तो लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा? भंग और री इलेक्शन की घोषणा कर दी जाएगी, फिर दोबारा री इलेक्शन। नेक्स्ट, सरकार को भंग करने के संबंध में, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु यदि राष्ट्रपति को लगे कि कोई दूसरा दल सरकार बना सकता है तो वह लोकसभा को
लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। मतलब यहाँ थोड़ा सी कंफ्यूजन है कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, बात ठीक है। परंतु यदि राष्ट्रपति को लगे कि कोई दूसरा दल सरकार बना सकता है तो वह उस दल के नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा। परंतु अगर उस दल कोई ऐसा लगे कि कोई दूसरा दल जो है वहां पर क्या नहीं बना सकता, सरकार नहीं बना सकता, तो ऐसे में वो लोकसभा को क्या कर देगा, भारत का राष्ट्रपति भंग कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह मांगना। भारत के राष्ट्रपति को जो है समय समय पर जो है महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से क्या करता है, परामर्श लेता है। किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद हो जाएगा 143, 143 के अनुच्छेद 143 के अनुसार वो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से क्या लेगा, परामर्श ले सकता है। ठीक है। परंतु क्या है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या ना मानना दोनों ही किसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ठीक है। फिर जो है विधेयक को जो पुनः विचार के लिए जो है वापस भेजना। ठीक है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, संसद में भेज सकता है। अब इसकी कहानी समझोगे, ये है अपनी संसद और ये है अपनी लोकसभा। ठीक है। और ये है अपनी राज्यसभा। ठीक है। अब यहां कहने का मतलब है कि कोई बिल आया, ठीक है, मतलब कोई विधेयक आया, कहां पर आया, लोकसभा में आया। लोकसभा में क्या हुई, चर्चा हुई, फिर वोटिंग हुई, वोटिंग में ये क्या हो गया, पास हो गया लोकसभा से। कहा जाएगा अब, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होगा, फिर सेम चीज होगी। क्या होगी, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, फिर पास हो गया, और पास होने के बाद ये वापस फिर कहा जाएगा, इसका एक तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ठीक है। अब ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के। तो इस दौरान राष्ट्रपति के पास पावर है कि राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर थोड़ा सा और सुधार हो सकता था, ये सुधार करना चाहिए था, हुआ नहीं। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपनी जो है शक्ति का प्रयोग करके क्या करेगा, उस विधेयक को वापस संसद भेज देगा कि इसके अंदर जो है आप थोड़ा सा और जो है सोचिए और विचार करिए इन बिंदुओं पर। फिर ये विधेयक वापस कहां आएगा, लोकसभा में। और बिना किसी बदलाव के, राष्ट्रपति ने सुझाव दिए थे पर कोई नहीं माना, बिना किसी बदलाव के लोकसभा में जैसा पहले था वैसा ही पास हो गया। सेम राज्यसभा में गया, राज्यसभा में एज इट इज बिना बदलाव के उसको क्या कर लिया, पास कर दिया। अब जब दोबारा ये जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो दोबारा जाने पर राष्ट्रपति को इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, बाध्य है इसके ऊपर फिर वो। ठीक है। एक बार क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है, दूसरी बार एज इट इज चला गया ना तो उसके ऊपर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, फिर कोई सुझाव देने की कोई इच्छा है ही नहीं यहां पर। तो यहां कहने का मतलब ये है। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति पूरी तरह से मंत्रिमंडल की क्या है, कठपुतली है भाई। अपना राष्ट्रपति क्या है, पूर्णतः मंत्रिमंडल की कठपुतली है। जैसा मंत्रिमंडल चाहेगा वैसा ही क्या करेगा, भारत का राष्ट्रपति काम करेगा। वह एक अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जो है देश की अमिट छाप जो है छोड़ सकता है। ठीक है भाई। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने काम करने के जो तरीके हैं उनसे क्या कर सकता है, प्रभाव जो है दूसरे व्यक्तियों को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। जिस तरह से हमारी अभी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बहुत ही साधारण, सामान्य और एक उच्च कोटि का जो है व्यक्तित्व वाली जो है महिला है। ठीक है। और हमारे देश के लोगों को अपनी कार्यशैली से क्या करती है, प्रभावित। संवैधानिक पावर है, प्रयोग नहीं कर सकती, पर फिर भी जो है अपने व्यक्तित्व के आधार पर लोगों को अट्रैक्टिव है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पद पर रहते हुए लोगों को, वैसे कहने के लिए इनके पास सारी पावर थी संवैधानिक तौर पर प्रयोग नहीं कर सके, उसके बावजूद इन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व को जो है इतना प्रभावशाली बनाया और जो है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां, स्थिति की व्याख्या करनी है। और ये भी क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब यहां आपको दो ही चीजें याद रखनी है बेटा। एक तो जो है राष्ट्रपति की जो नियुक्ति और योग्यता के बारे में पढ़ा था, 1 नंबर क्वेश्चन। एक हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार। ठीक है, और तीसरा हमने राष्ट्रपति के अंदर पढ़ा था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, पीछे से इन तीनों को तो जो है बिल्कुल अच्छे से याद कर जाना भाई। मैं 100% लिख के दे रहा हूं आपको, 100% कि इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा, और वो भी 5 नंबर में बनेगा भाई। कितने में? 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा अपना इधर प्रधानमंत्री से। ठीक है, प्रधानमंत्री के एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक प्रधानमंत्री के जो है कार्य। इन 2 क्वेश्चनों में से जो है एक क्वेश्चन जो है आपके अथवा में आएगा और इसके साथ ही आएगा। ठीक है, अब जो बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको तो 500 क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, पता नहीं कब कौन सा कहां लग जाए। और जो भाई नॉर्मल कोई होता ही नहीं भाई, सारे इंटेलिजेंट ही है अपने। ठीक है, फिर भी किसी की नीयत खराब हो, ठीक है, पढ़ने की थोड़ी सी कम इच्छा हो, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर भी किसी की कम इच्छा हो तो आप क्या कर सकते हैं, या तो पूरा राष्ट्रपति याद कर लीजिए या फिर जो है प्रधानमंत्री वाला याद कर लीजिए। दोनों में से एक कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर वाले का काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन अपना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां, स्थिति की क्या करनी, हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, भारत के राज्य प्रबंध में प्रधानमंत्री को क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण पद प्राप्त है। चाहे संविधान द्वारा राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालक नियुक्त किया गया है। भाई यहां जो है पहली चीज, प्रधानमंत्री बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, पहले क्या होंगे, सांसद के रूप में नियुक्ति होगी, फिर उन्हें क्या होगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति इसी बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देंगे। बात तो है यहां से। किंतु व्यवहारिक रूप से जो है मुख्य जो है कार्यपालिका के सब कार्य ही क्या कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अब यहां जो प्रधानमंत्री है ना अपना, कौन, प्रधानमंत्री, ये क्या है, भारत का वास्तविक शासक है भाई। क्या है, वास्तविक शासक। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक शासक है। किसका, भारत का। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर देखें तो कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भारत का नाम मात्र का शासक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसे करेगा, यह भी समझ में आ गया ना, कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? लीडर को क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं। वह केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में क्या है? बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे लोकसभा चुनाव में जब पूर्ण बहुमत न मिला हो, परंतु उसे 1 महीने के अंदर जो है अपनी पार्टी के अंदर विश्वास मत हासिल करना आवश्यक है। अब ये दूसरी कंडीशन क्या है भाई? लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत ना मिले। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक दल को जब बहुमत ना मिले तो क्या कर सकता है भारत का राष्ट्रपति? किसी भी दल के नेता को क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कर सकता है। बस उस दल के नेता को करना क्या होगा? 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा, अन्यथा सरकार गई। ठीक है। हाँ, 1984 में राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वो इसी कारण किया था। 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की हुई। ठीक है, तो 1952, 57 और 62 के अंदर जो है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत के अंदर? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है 1964 के अंदर क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है इसी प्रकार 2019 में राष्ट्रपति की ने जो है बीजेपी के नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। कब भाई? 2019 में। इससे पहले भी दिलाई थी, बिल्कुल। तो ये बने थे 2014 में जो है पहली बार बने थे भाई। फिर इलेक्शन हुआ 2019 में। ठीक है, और अब ये क्या बने? लगातार तीसरी बार क्या बने? भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहां से फिर एक चीज और याद रख लो कि भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बेटा ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल चिंदी टाइप के जो क्वेश्चन है, ये 1-1 नंबर वाले में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बताइए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? प्रथम प्रधानमंत्री? ये 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है। ठीक है, आप तो 12th में होगे तो आपको तो ये पता ही होगा, और ये फाइनल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के 12th क्लास के एग्जाम में आता है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। प्रधानमंत्री पूछ रहे तो राष्ट्रपति लगाए, राष्ट्रपति पूछ रहे प्रधानमंत्री लगाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ो, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बेसिक फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत करने के नहीं होते, ये नंबर फ्री वाले नंबर है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछ रहे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो इनके अधीन जो है 2 कार्यकाल आता है। ठीक है, एक तो तत्कालीन सरकार और एक निर्वाचित सरकार। तत्कालीन सरकार जो है 1947 से 1952 तक थी। निर्वाचित सरकार कब बनाई? 1952 से फिर ये 1964 तक क्या रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री। 1964 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। फिर जो है 1964 से 10 जनवरी 1966 तक, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर क्या हुआ था? 1965 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। ये छोटे छोटे फैक्ट है, याद रख लेना। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर इनका देहांत हो गया था 10 जनवरी 1966 को। कहां पर? ताशकंद के अंदर।
कहां पर? ताशकंद के अंदर। इनका क्या हो गया था? आपत्तिजनक परिस्थिति के अंदर इनका देहांत हो गया था। ठीक है। और इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनी वो कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी। ठीक है। नेक्स्ट है भाई प्रधानमंत्री का कार्यकाल। भाई साधारणतः रूप में जो है प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष समझा जाता है। परंतु वास्तव में जो कार्यकाल जो है लोकसभा के बहुमत पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। भाई प्रधानमंत्री तब तक रहेगा जब तक उसे लोकसभा में क्या है? बहुमत प्राप्त है। बहुमत गया, पद गया। हाँ, सामान्यतः उनका जो कार्यकाल पूछा जाए तो कितना होगा? 5 वर्ष। पर कई जगह पर निश्चित नहीं है। ये आ जाए और या 5 वर्ष आ जाए तो क्या करोगे? यही करोगे, निश्चित नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आज बहुमत प्राप्त किया, कल बहुमत खत्म, सरकार गई 5 वर्ष से पहले, 4 साल सरकार चल गई, फिर बहुमत खत्म, 1 साल पहले भंग होगी। ठीक है। तो सामान्यतः अगर सामान्यतः पूछा जाए तो कितना है? 5 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है। परंतु निश्चित नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोकसभा के अंदर वो देश का प्रधानमंत्री तब तक रह सकता है जब तक उसे क्या है? लोकसभा के अंदर क्या है? बहुमत प्राप्त है। बहुमत गया, प्रधानमंत्री का पद गया। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा में बहुमत नहीं रहता तो उसके विरुद्ध क्या लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ये पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा? अपना पद त्यागना पड़ेगा भाई। ठीक है। और प्रधानमंत्री अपना पद त्यागेगा तो मंत्री परिषद भी गई। ठीक है। तो जब तक प्रधानमंत्री है तब तक मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो मंत्री परिषद भी सिटी मार जाएगा भाई। ठीक है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो है कार्यकाल क्या है? निश्चित नहीं है। वेतन भत्ते की बात करें तो प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो कितना है? 1,60,000 रुपए मासिक वेतन है। इसके अलावा इसको जो है 2,000 रुपए क्या मिलता है? दैनिक भत्ता मिलता है। साथ में इसको क्या मिलता है? एक सरकारी आवास मिलते हैं जिसे क्या बोलते हैं? पीएम आवास। ठीक है। और इसके अलावा जो है इनको अनेक तरह की और भी जो है सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है। योग्यता की बात करें प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? तो वही है, पहली तो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी विदेशी नागरिक जो है भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है। और सेकंड है उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष या उससे अधिक हो। अधिकतम की कोई जो है वर्णन भारतीय संविधान के अंदर नहीं किया गया। हाँ, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई। भारत में जो किसी व्यक्ति को कोई पागल हो, मानसिक रूप से बीमार हो या बैंक करप्ट व्यक्ति हो, दिवालिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते भाई। ठीक है। कोई लाभकारी पद पर ना हो। अगर लाभकारी पद पर हो तो चुनाव से पूर्व क्या करना पड़ेगा? पद त्याग करना पड़ेगा भाई। पद का त्याग करना पड़ेगा, फिर वो बन सकता है। ठीक है।